जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिफेंस वाला चैनल पर। दोस्तों, शक्ति बैच के अंदर हम लोग लगभग अपने फिजिक्स के कोर्स के एंड की तरफ चल चुके हैं, है ना। तो आज उसी उपलक्ष्य के अंदर ये 16वां लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स पर। दोस्तों, ऐसा है कि एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स नहीं पूछी जाती, लेकिन हालांकि ये कोर्स का एक पार्ट है तो इसलिए मुझे इसको लाना पड़ा। मोटी मोटी जितनी भी बातें होंगी, है ना, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना, जैसे कि लाइट के दो नेचर हम लोगों ने सुने हैं ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर, ऐसे ही पार्टिकल के भी दो नेचर हैं। तो वो बातें यहाँ पर करनी है। कैथोड रेज, है ना, और पॉजिटिव रेज, अल्फा बीटा गामा एमिशन के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब चीजों का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस देख लेना कि भाई वो कैसे एकदम टुच्चे क्वेश्चन आते हैं यार एनडीए के अंदर, है ना। लेकिन मैं इस लेक्चर के साथ ऐसा जस्टिस करूंगा कि भैया एक सीडीएस के लिए तैयारी करने वाला या एनए के लिए तैयारी करने वाला भी इस लेक्चर से फायदा ले सके, है ना। तो बेसिकली इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो आपको ग्रैब ज्यादा करना पड़ेगा। और ऐसा ही है एनडीए फिजिक्स के अंदर, है ना। जो बच्चे 11th 12th के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं पहले ही फिजिक्स वाला से, या फिर बाकी टीचर्स के साथ पढ़ चुके हैं, तो उनको ये लेक्चर भाई कुछ नहीं लगेगा, बच्चा लेक्चर लगेगा उनको, है ना। तो वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं बोर्ड का यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक है। दोस्तों, इस लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फिजिक्स वाला ऐप से। आपने फिजिक्स वाले ऐप को डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर से। उसके बाद आपने बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपने शक्ति बैच को सर्च करना है। आप बटन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्लासरूम सेक्शन में जाना है, वहां आज की डेट के नीचे फिजिक्स में जाकर के आज की डेट के नीचे आपको नोट्स का लिंक अवेलेबल होगा, तो आप वहां से आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है ये, पीपीटी है ये, बहुत ज्यादा भर के लाया हूँ चीजों को, है ना, क्योंकि मतलब जितना हो सके कम टाइम के अंदर ज्यादा ज्यादा देने की आपको मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए काम काम की बातों को करेंगे सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स किसको किसको रेफर करती, क्या बताती है मॉडर्न फिजिक्स। तो भैया ऐसा है कि न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स जिसको आप जानते हो, है ना, उससे हट करके जो फिजिक्स बनी है, यानी 1850 के बाद से, लगभग जब हर्ट्स ने चीजों को ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले हर्ट्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ढूंढा था, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिस्क्राइब जो किया था वो मैक्स प्लांक और आइंस्टीन ने डिस्क्राइब किया और अपनी थ्योरी दी। उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। वो सारी कहानी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो वो जो न्यूटन का फेज था, जो मैकेनिक्स का फेज था, रोटेशन का, ग्रेविटेशन का जो फेज था, है ना, उसके बाद की जो बातें हैं 1850 की ईयर के बाद की जो सारी बातें हैं, वो सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो पोस्ट न्यूटोनियन एरा बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट न्यूटोनियन कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिक्स, है ना, जिसके अंदर हमने रिलेटिविस्टिक मास को सुना था, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सुना था, कॉम्पटन इफेक्ट को सुना था, है ना, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये सारी जो चीजें जो नई नई, रदरफोर्ड से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन को खोजा, फिर मॉडल्स थे एटॉमिक बहुत सारे, ये सब कुछ पोस्ट न्यूटोनियन फिजिक्स है भाई, ठीक है ना। न्यूटन की फिजिक्स के बाद की बातें हैं, तो वो क्लासिकल फिजिक्स थी, बल्क प्रॉपर्टीज की फिजिक्स थी। ये माइक्रो फिजिक्स है, छोटी छोटी बातों को पढ़ने वाली फिजिक्स है ना। तो उसके उसके ऊपर ये मॉडर्न फिजिक्स को बनाया गया है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स डील विद द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज रिगरस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ द, यानी वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनके आपस का बीच का इंटरेक्शन कैसा है, कब कौन से रेडियो एक्टिविटी निकलती है, कब कौन सी नहीं निकलती, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो है वो सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ना। तो बढ़ते हैं आगे यार। कैथोड रेज सबसे पहले आता है। देखो यार, कैथोड रेज क्या है, ये हाई स्ट्रीमिंग, ठीक है ना, हाई स्ट्रीमिंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक तरफ, ठीक है ना, लगा रखी होगी आपने कैथोड, ठीक है ना, यहाँ एक तरफ आपने लगा रखी होगी कैथोड, एक तरफ कैथोड लगा रखी होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ एनोड होगी, दूसरी तरफ एनोड होगी, है ना। तो यहां से यहाँ पार्टिकल्स निकल करके जाएंगे, ठीक है ना, यहां से यहाँ पार्टिकल्स निकल करके जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे ये नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसको रखा जाता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस तरीके की है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है,
कैथोड रेज हीट अप द मटेरियल, जिस भी चीज पर गिरेंगे उसको हीट अप करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो उनके पास कैरी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जा करके मतलब अपना मोमेंटम गिराती है, जिस वजह से मटेरियल जो है वो हीट अप होता है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस फिजिकल केमिकल चेंज, आल्सो कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, ये देखो प्रेशर एक्सर्ट करती है बिल्कुल। कैथोड रेज कैन आयनाइज द गैसेस, जो भी गैस होगी उसको आयनाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने की। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस पोलर्स, आप जानते होगे शायद जो एक्सरेज होती हैं वो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं से ही मिलकर के एक्सरे बनी होती है, उन्हीं से एक्सरे सॉरी निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे निकलती है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस समझते हो आप क्या होता है, जो चमकता है, अंधेरे में चमकना, अंधेरे में चमकने वाली जो प्रॉपर्टी, जैसे रेडियम की प्रॉपर्टी आप समझते हो गए ना, अंधेरे में चमकने वाली, उस तरह की प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। कैथोड रेज पेनिट्रेट कर सकती है मेटल फॉइल्स को, है ना, मेटल फॉइल्स जो पतले पतले मेटल के फॉइल होते हैं उनको ये पेनिट्रेट करके आर पार होकर निकल सकती है। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके ऊपर फोर्स लगा सकती है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनके ऊपर फोर्स लगा सकती है। कैथोड रेज करी नेगेटिव चार्ज, वो बात खत्म हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बातें थी, है ना। यहाँ यूज होता है एक्सरे के प्रोडक्शन में, और ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप ही बेसिकली ऑसिलेशन ही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से एक्सरे निकलती है उसमें से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कैथोड रे के ऊपर थी। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप शायद ये सुना होगा आपने नाम जे थॉमसन, जिसने सबसे पहले ये मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन का, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर सबसे पहली बार उसको सुना होगा, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि तरबूज के जैसा एटम होता है ना, तरबूज के जैसा एटम होता है, जो तरबूज के बीज होते हैं, वैसे प्लम पुडिंग कहा था हमने, उसको इंडियनाइज कर दिया और तरबूज बना दिया, है ना, तो समझने में आसान है ना। तो जो बीज होते हैं तरबूज के, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इनसाइड द रेड एडिबल पार्ट, जो खाने का रेड एडिबल पार्ट होता है तरबूज का, वो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव पॉजिटिव चार्ज मानना है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जो बीज धसे हुए हैं, उनको आपने इलेक्ट्रॉन मानना है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पहली बार एटॉमिक मॉडल को पहली बार जे थॉमसन ने पेश किया था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वहीं से निकल के आई थी। तो उसने कैथोड रेज ही थी एक्चुअली, वो जो इसने डिस्कवर करी थी वो कैथोड रेज ही थी। और फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, थॉमसन नेम दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैथोड रेज, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है ना, बहुत तेजी से उसको एक्सेलरेट करवाया जा सकता है ओवर अ वेरी लेस पोटेंशियल, बहुत कम पोटेंशियल से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको दी जा सकती है। तो इसीलिए ऐसे पार्टिकल्स का नाम उसने इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रा इज एम्बर बेसिकली, एम्बर का मतलब होता है एनर्जी, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होने के चलते जो उसने ऑब्जर्व किया, उसके बेस पर उसने नाम उनका इलेक्ट्रॉन रख दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज इतना, EV ये आप समझते होगे, है ना। जो वोल्टेज होती है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। चार्ज जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो वर्क डन जो भी आप करोगे किसी भी चार्ज पर, है ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई आपने चार्ज को करके तो क्या निकल जाएगी, वर्क डन निकल जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन किया गया है। और वर्क डन को ही आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो अगर उसको जीरो से एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो बन जाएगी वो बन जाएगी E टाइम्स V, ठीक है ना। ये E/m का रेशियो है, कहीं खास यूज नहीं होता, बस ऐसे ही लिख दिया गया है बस ये, है ना, कहीं खास यूज नहीं होता, दिखा दिया बस आपको, ठीक है। अच्छा, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन को आपने छोड़ दिया तो वो घूमेगा, है ना, वो घूमेगा, तो वो किस रेडियस से घूमेगा, वो रेडियस का फॉर्मूला ये है ना, ये रेडियस निकल जाती है। हमने लास्ट क्लास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर करी थी वहां पर इस फॉर्मूले को डिराइव भी किया था, ठीक है ना, तो ये वहीं से ही आया है। फिर इस वेलोसिटी को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो इस तरीके से लिखोगे आप √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में EB, ठीक है ना, ये पूरा रूट में है ना, रूट में रहता है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ से वो भी निकल सकती है आप, है ना, यहाँ से वो भी निकाल सकते हो। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पाथ निकालने का पैराबोलिक पाथ होता है, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा पैराबोलिक पाथ है, तो वो पैराबोला निकालने का भी यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है कि यहाँ पर आप पुट करके सीधा x और x के टर्म्स में, है ना, और y की जो इक्वेशन है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ax², ऐसा समझ सकते हो इसको आप। पॉजिटिव रेज की बात करते हैं, पॉजिटिव, अभी जो कैथोड रेज हमने पढ़ी थी वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव रेज हैं, है ना, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव आयंस होते हैं किसी गैस के जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गई है, ठीक है ना। दोनों तरफ पोटेंशियल लगाया जाता है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, माने यहाँ पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर उसको चार्ज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव आयंस हैं वो भागते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे, मतलब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ वो भागते हैं, है ना। तो द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द एटम्स ऑफ गैस। पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, E गोल्डस्टीन नाम था इनका, जिन्होंने पहली बार प्रोटॉन को ढूंढने की कोशिश करी थी, मतलब प्रोटॉन नाम उसका बाद में दिया गया, लेकिन पॉजिटिव रेज उन्होंने ढूंढ ली थी, ठीक है ना, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके और
बेसिकली हाइड्रोजन गैस थी उसके अंदर, मैं आपको अगर थोड़ी सी स्टोरी बताऊं जो यहाँ नहीं लिखी हुई, हाइड्रोजन गैस थी, उसको आयनाइज किया गया, और हाइड्रोजन जब आयनाइज होती है तो वो प्रोटॉन ही बनती है। आप जब एक हाइड्रोजन गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो वो प्रोटॉन ही तो बचेगा, तो वो प्रोटॉन ही चल रहा था, वो प्रोटॉन ही चल रहा था। तो ये कह दिया कि भाई गैस जो आयनाइज हुई है उसका मास प्रोटॉन के ही बराबर है। अरे क्यों ना हो, आयनाइज हो चुकी है ना वो, तो इसलिए आयन उसके चल रहे हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा जरूरी नहीं था यहाँ पर। दीज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तेज चलने वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोले तो प्रोटॉन। दीज रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन, पॉजिटिव रेज हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों उनको डिफ्लेक्ट कर सकती है अपने पाथ से। रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक, देखो तीसरा लिखा हुआ है। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ मोमेंटम कैरी करती हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। द स्पीड ऑफ द पॉजिटिव रेज इज लेस देन द कैथोड रेज। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो पॉजिटिव रेज की स्पीड होती है वो कैथोड रेज से कम होती है। कारण क्या है आप समझते हो यार, कारण यही है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो 1800 गुना कम होता है प्रोटॉन से। एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 1800 गुना, 1800 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए आप उसको ज्यादा एक्सेलरेट करवा सकते हो, है ना। ओवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी मोर एक्सेलरेटेड देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कम एक्सेलरेट हो सकता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि उसका मास आप समझते हो, मतलब किसी चीज को खींचना हुआ आपने, भारी चीज होगी तो धीरे खींचेगी, हल्की चीज होगी तो तेज खींच जाएगी उतनी फोर्स लगा करके, तो वही वाली बात है। These rays can affect the photographic plate, ठीक है, ये आगे की बातें हैं, पेनिट्रेट करता है एल्युमिनियम फॉइल को, ठीक है। These rays can produce fluorescence, ये भी फ्लोरेसेंस इफेक्ट दिखाते हैं, माने रात में जगमगाने वाला जो इफेक्ट होता है वो दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर जो सीडीएस दे रहे हैं उनके लिए, है ना। एनडीए वालों के लिए कुछ खास मतलब खास नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि किसी एक मेटल प्लेट पर, किसी एक कंडक्टर पर अगर रोशनी डाली जाएगी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, अगर आप क्या डालोगे, रोशनी डालोगे, लाइट डालोगे, तो जो वो फोटोन है ना, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, रे ऑप्टिक्स में हमने सुना था ये, है ना। तो जो वो फोटोन है उस फोटोन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए, है ना, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, है ना, या फिर वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको। तो उतनी एनर्जी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही वो आकर के पड़ेगी, एक प्रोटॉन आकर के एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे प्रोटॉन आए, है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। या फिर एक ही फोटोन आया और 2-3 में एनर्जी उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नहीं हो सकता ऐसा। एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। लात पड़ेगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन को पड़ेगी, और कौन मारेगा, फोटोन मारेगा। तो फोटोन आएगा, अगर वर्क फंक्शन है उसका, उसकी एनर्जी जो है वो एक मिनिमम एनर्जी के बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट नॉक ऑफ होकर के वहां पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा एनर्जी है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, तो एक तो वो नॉक ऑफ होगा ही होगा, बाहर तो वो निकलेगा, है ना, बाहर तो वो आएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी से ही भागेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी से ही भागेगा। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाना, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाना। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट डाल करके बिजली चलाना, दिस इज फोटो। जैसे कि हम लोग सोलर सेल के अंदर कर रहे हैं, सोलर सेल बन ही इसलिए पाए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाया, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने ढूंढा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है जो कि सोलर सेल को बना पा रहा है। आज हम सोलर सेल को, सोलर एनर्जी को सब जगह पर यूज कर पा रहे हैं, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी के अंदर हम नहीं जाएंगे, काम की बात करेंगे सिर्फ। पढ़ते हैं इसको। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, emission of electrons from metal surface by the action of light rays is called photoelectric। जब लाइट रे आकर के पड़ेगी किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर, ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल सरफेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ठीक है। इस पर फोटोन आके गिरते हैं, इस पर फोटोन आके गिरते हैं। एक फोटोन आकर के एक इलेक्ट्रॉन से बात करता है, एक फोटोन आकर के एक इलेक्ट्रॉन से बात करता है, एक फोटोन आकर के एक इलेक्ट्रॉन से बात करता है, एक फोटोन आकर के एक इलेक्ट्रॉन से बात करता है। अगर फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी या इक्वल होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अगर कमजोर रह जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो जैसे ही ये आकर के पड़ेगी, है ना, और इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन W0 लिखते हैं उसको, है ना, या फिर H0 लिखते हैं उसको, ठीक है। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है फोटोन की वो H होती है,
एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है वो, ठीक है, और ई होगी एनर्जी, ठीक है ना। तो जो भी एनर्जी आ रही है ना, उसको आप एच न्यू लिखोगे और वो बड़ी होनी चाहिए, एच न्यू नॉट से एच कट गया, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी, थ्रेशोल्ड, अभी आगे जाके आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, इसे कहीं कहीं फाई भी लिखा रहता है, फाई नॉट ऐसे करके भी लिखा रहता है इसको केमिस्ट्री के अंदर खासकर, ठीक है ना, वर्क फंक्शन को फाई नॉट लिखते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो फोटोन आएगा, पड़ेगा इसके ऊपर, अगर एनर्जी ज्यादा हुई, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हुई, तो भाई नॉक ऑफ करके तो निकलेगा, निकलेगा, ये भागेगा तो है, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो है, भाग के तो निकलेगा, लेकिन फिर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी, जो एनर्जी फोटोन ने इसको दी कुछ नॉक ऑफ में चली गई, और जो बाकी की बच गई उससे वो भाग पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वो बराबर ही एनर्जी के साथ आया, एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, तो जस्ट नॉक ऑफ होकर के यहीं रह जाएगा, है ना, नॉकड आउट होकर के वहीं बैठा रहेगा, भागेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, होगी, भागेगा कहां से, है ना। तो इसलिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ती है थ्रेशोल्ड से ऊपर, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो, ठीक है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पर आगे बढ़ते, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सही बात है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको फोटो एमिशन भी बोलते हैं, फोटो एमिशन, जो ये हो रहा, लाइट डाल के एमिट करा जा रहा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो फोटो एमिशन है ये, है ना। एंड द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना भाई। अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो यहाँ लग ही रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, जितनी एनर्जी से फोटोन आया था वो दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहां कहां हो गई, एक तो हो गई वर्क फंक्शन के अंदर, एक तो हो गई वर्क फंक्शन के अंदर जिसको आप एच न्यू नॉट बोल रहे हो, है ना, वर्क फंक्शन जिसको आप एच न्यू नॉट बोल रहे हो, प्लस बाकी कहां चली गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, बाकी की काइनेटिक एनर्जी में चली गई, समझ गए ना भाई। तो जो भी एनर्जी से फोटोन आएगा कुछ लगेगा वर्क फंक्शन के अंदर, एक बार अगर वर्क फंक्शन ओवरकम हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओवरकम हो गई, उसके बाद जो बाकी की बची एनर्जी है वो कहां जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में उसको भगाने का काम करेगी, उसको भगाने का काम करेगी, ठीक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटॉन्स कंप्लीटली डिसअपीयर एंड ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इज गिवन टू द फोटो, ये बिल्कुल सही बात है भाई, फोटोन आएगा गायब हो जाएगा, फोटोन आया क्योंकि वो एनर्जी थी, वो एनर्जी ही थी, असल में एनर्जी के पैकेट का नाम ही तो क्वांटम है, क्वांटम का क्या मतलब होता है, एनर्जी का पैकेट, और आप जानते हो कि जो फोटोन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, NH न्यू, है ना, n फोटॉन्स होंगे तो NH न्यू एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, जिस तरह से चार्ज क्वांटाइज रहता है वैसे एनर्जी भी क्वांटाइज रहती है, तो वो जो क्वांटा है, वो जो एनर्जी का पैकेट है वो आएगा और इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, है ना। तो इस तरीके से वो डिसअपियर हो जाएगा और सारी एनर्जी किसको मिल जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वन फोटोन, देखो मैंने आपको बता दिया, एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज लेस देन यूनिटी बिकॉज द फोटॉन्स कैन बी इन्वॉल्वड इन मेनी अदर वेज, ये सही बात है भैया कि जितने फोटोन गिरते हैं, जितने फोटोन गिरते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, क्योंकि फोटोन जो है वो और डिफरेंट, क्योंकि वो एनर्जी है ना भाई, तो वो डिफरेंट जगह पर चली जाती है, कहीं कहीं अब्सॉर्ब हो जाती है वो, है ना। तो ये मत समझना कि भाई जितने फोटोन मारे उतने इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नॉट, जिसको मैं बोल रहा था, जिसको हम न्यू नॉट से डिनोट कर रहे थे। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेसेसरी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ बीसी का नाम है, कट ऑफ बीसी का नाम है, थ्रेशोल्ड बीसी का नाम है, ठीक है ना। For a frequency lower than the cutoff frequency, no photoelectric emission is possible, even if the intensity is large. अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डाल रहे हो, मतलब बहुत बड़े बड़े बल्ब लगा रखे हैं आपने, बहुत ज्यादा पावरफुल बल्ब, हजार वाट के बल्ब अगर आपने लगा रखे हैं जो कि बहुत तेज लाइट फेंक रहे हैं, तो ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का तो वो वायलेट लाइट मारनी पड़ेगी आपको, अगर आप विजिबल लाइट समझते हो तो, विबग्योर समझते हो ना, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, लैम्डा होता है कम, और रेड वालों का लैम्डा होता है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी होती है कम, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मारनी पड़ेगी, समझ गए। हाई इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, हाई इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता। अगर लाल लाइट है, रेड कलर की लाइट है और बहुत बड़े बल्ब से निकल के आ रही है, तो ये मत समझना कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, वायलेट ही ज्यादा निकालेगी, क्यों, क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा नहीं हो रही यहाँ पर,
समझ रहे हो ना, तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी उसको। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी ज्यादा भी हो तो भी इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की बात आ गई, जिसको मैं W नॉट लिख रहा था, या इसको W भी लिख देते हैं, एच न्यू नॉट। ठीक है ना, और ये एच है, ये एच है, एच माने प्लांक्स कांस्टेंट, वो लिखा हुआ वहां पर। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट है ना, न्यू नॉट हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भैया जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो मिनिमम एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हो या वर्क फंक्शन कह सकते हो आप। तो ये वर्क फंक्शन बोलो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, बात एक ही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, मेटल से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, और वो होती है एच न्यू नॉट। लॉज ऑफ फोटो, कौन कौन से फोटोग्राफिक इफेक्ट के लॉज है वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनना अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके भाई, बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर। कह रहा है कोई लैग नहीं होता, देयर इज नो टाइम लैग, जैसे ही आके फोटोन पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई लैग आए तो क्यों आए, और लैग आए तो किस बात का आए, फोटोन आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सीधी सी बात। फोटोन आके गिरा, फ्रीक्वेंसी ओवरकम हुई, हो गई, बाहर है भाई तू, कोई डिले नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ लाइट। जैसी लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जैसी लाइट गिरेगी ये नहीं कि भाई कल भागेंगे, आज गिरी है तो कल भागेंगे, आराम से एनर्जी लेगा पहले वो, फिर खड़ा होगा, फिर निकल के भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत भागेगा। द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, अब ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कितने फोटोन पड़े हैं। बात सही है कि नहीं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कितने फोटोन गिरे हैं। और ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिरने का क्या मतलब है कि ज्यादा इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ फोटोन। बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, बात को समझना। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी है, नंबर आता है इंटेंसिटी से। जब ज्यादा इंटेंसिटी गिरेगी, बहुत बड़े एरिया पर बहुत ज्यादा एनर्जी गिरेगी जब, दैट इज इंटेंसिटी, है ना। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी आके गिर रही है, दैट इज इंटेंसिटी, है ना। तो वो नंबर है, वो नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरे हैं। और नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंटेंसिटी, समझ गए ना। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा गिरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही बात है भाई, इंटेंसिटी इज जस्ट द नंबर, इंटेंसिटी तो नंबर है फोटोन का, एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, उनकी एनर्जी पे जो गिर रहे हैं। बात समझे ना। अगर सेम ही इंटेंसिटी की रेड लाइट है और सेम ही इंटेंसिटी की वायलेट लाइट है, बात को समझना, सेम ही इंटेंसिटी की रेड लाइट है और सेम इंटेंसिटी की वायलेट लाइट है, ठीक है। तो जो रेड लाइट आकर के गिरेगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सेम होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। इंटेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो दोनों में सेम होगा, ठीक है ना। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो दोनों में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम निकलेंगे। सही बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम निकलेंगे लेकिन वायलेट लाइट के तेज स्पीड से निकलेंगे, ये फर्क है दोनों बातों में। इसके इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी ज्यादा होगी, इसके इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी कम होगी, अगर आप दोनों का कंपैरिजन समझ पाए तो, ठीक है ना भाई। इंटेंसिटी इज नंबर, एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो किस पर डिपेंड करती है भाई, फ्रीक्वेंसी पर। नंबर तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर, लेकिन एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर, दोनों में अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब समझ में आया है ना कि क्या चीज होती है फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन। हाँ तो समझ में आ गया अपने को, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समझ में आ गया अपने को, है ना। कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी बताएगी, इंटेंसिटी जो है वो नंबर बताएगी, ठीक है। The frequency of incident light is less than the threshold frequency, then no electron will be ejected। ये आप समझ गए हो पहले ही कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट लाइट की कम होगी अगर, तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। The photo electric emission is an instantaneous process। इंस्टेंटेनियस तरह नहीं है भाई, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब टाइम लैग नहीं होता, वो सारी बातें वही लिखी हुई है, ठीक है। बड़े आगे, ये आइंस्टीन की क्वेश्चन थी भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन जो मैथमेटिकली किया था वो आइंस्टीन ने किया था, जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा था। क्या लिखा था मैंने लिखा था कि भाई जो भी एनर्जी आई है ना, वो वर्क फंक्शन में लगेगी और बची कुची काइनेटिक एनर्जी में लगेगी, है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, वही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो ये एच न्यू है,
ये रहा एच न्यू नॉट जाकर के यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आपको, सीधी सी बात है। जब ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि हाफ एम बी स्क्वायर जो है वो एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप समझ पा रहे होगे, मैं मानता हूँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है भाई, relation between stopping potential and threshold frequency. If the electron is radiated through a potential difference nu naught v naught, then all kinetic energy will be converted to potential energy. देखो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या है। देखो ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो निकल आया, फोटो एमिशन होने के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के आ रहे हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, उनके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, सही बात है ना। अब आपको उस काइनेटिक एनर्जी को मान लो रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करोगे, आप उल्टा पोटेंशियल लगाओगे उसको रोकने के लिए, है कि नहीं। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल के आ रहा, तो यहाँ पर आप नेगेटिव प्लेट सेटअप कर दोगे, है ना। यहाँ क्या सेटअप कर दोगे, नेगेटिव प्लेट सेटअप कर दोगे। नेगेटिव प्लेट सेटअप करने से क्या होगा, ये रिपेल करेगा, रिपेल करता 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 रिटार्ड हो जाएगा, यहाँ करके रुक जाएगा, बिल्कुल पास आकर के रुक जाएगा इसके, ऐसे कुछ होगा या नहीं होगा। तो आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करवाया। बोला कितना रिटार्ड करवाएंगे, तो बोलेंगे भाई उतना ही रिटार्ड करवाएंगे जितनी उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसी के बराबर क्या रखेंगे, ई वी नॉट रखेंगे। वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है, वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर आपने प्लेट्स लगाई और इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश करी तो इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, रुक जाएगा रिटार्ड करता करता, है ना, रुक जाएगा रिटार्ड करता करता। तो इसीलिए ई इंटू वी नॉट ऐसे लिखते हैं इसको। देखो कहां से आया ये, यहां से आया ये, ठीक है ना। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ की ना, वर्क डन होता है चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वर्क डन की जगह पर क्या लिख दिया गया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, ई वी नॉट, क्यू की जगह पर ई लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, और वी की जगह पर आपने क्या लिख दिया, सिंपली वी नॉट लिख दिया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया। तो यहाँ से वी नॉट निकल के आ जाता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। यहाँ से आप सिंपली क्या निकाल सकते हो, वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो कि भाई कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मतलब आप इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना चाह रहे हो, है ना, और उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो पूरी की पूरी पोटेंशियल के अंदर, यही करना चाह रहे हो ना भाई। उसकी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, हाँ की ना। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का सोर्स क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से है, तो सर काइनेटिक एनर्जी तो आई है फ्रीक्वेंसी से, है ना। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है, फ्रीक्वेंसी से। क्या बेटा ये काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से आई है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से तो नहीं आई। कैसे, लाल लाइट डाली थी तो कम धीरे इलेक्ट्रॉन निकले थे, और वायलेट लाइट डाली थी सेम इंटेंसिटी की तो तेज इलेक्ट्रॉन निकले थे, हाँ की ना, अभी डिस्कस किया था ना हमने। तो हम जब सेम इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, रेड भी सेम इंटेंसिटी की लाइट भी डालेंगे, वायलेट भी, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा होगी, वायलेट वालों की। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, वायलेट वालों की। तो उनके रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा कब, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब। लेकिन अगर इंटेंसिटी की बात करें तो बोलोगे भाई इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करती, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कितनी तेज भागा है वो। क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, दोनों में इंटेंसिटी तो सेम है भाई, लाल लाइट की इंटेंसिटी और वायलेट लाइट की इंटेंसिटी तो सेम है, हाँ की ना। तो क्या ये इंटेंसिटी पर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो डिपेंड कर रहा है क्या, आंसर है नहीं कर रहा। इसलिए इस ग्राफ की शक्ल देखो जरा आप, इस ग्राफ की शक्ल देखो आप। I1 इंटेंसिटी की लाइट आई, मान लेते रेड लाइट आई। I2 इंटेंसिटी की लाइट आई, येलो मान लेते हैं। I3 की बात करते हैं, वायलेट आई, ठीक है ना, वायलेट लाइट आई। तो तीनों की अपनी अपनी अलग अलग इंटेंसिटी है, अलग अलग इंटेंसिटी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता तो फिर फर्क क्या पड़ता है, ज्यादा माननी ज्यादा मान, कम माननी कम मान, अलग माननी अलग मान, सेम माननी सेम मान, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। आप चेक कर लो, सभी का पोटेंशियल जब नेगेटिव में लगाया गया तो एक ही पॉइंट पर आकर के रुक रहा है, एक ही पॉइंट पर आकर के रुक रहा है। इसका मतलब पता क्या है बेटा, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं करता, और इन तीनों केसेस के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होगी पक्का, इन तीनों केसेस के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होगी पक्का। बात समझ गए ना, मतलब ये जो तीनों जो ये इंटेंसिटीज है ना, ये सेम लाइट की होंगी, मतलब ये अलग अलग लाइट नहीं होगी, आई एम सॉरी, अलग अलग लाइट नहीं होंगी, ये सेम लाइट होगी। मान लो तीनों वायलेट हैं, तीनों वायलेट हैं, एक बार ज्यादा वायलेट डाली
एक बार थोड़ी सी कम वायलेट डाली और एक बार थोड़ी सी और मंदी वायलेट डाली, मतलब डिम वायलेट डाली है ना, इंटेंसिटी कम रखी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस से समझो आप, है ना। तो एक ज्यादा वायलेट लाइट का ज्यादा ब्राइट बल्ब है, एक वायलेट लाइट का थोड़ा सा ब्राइट है, एक वायलेट लाइट का डिम बल्ब है। तो तीनों ही केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो सेम लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? ये बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी लाइटों की है, अलग अलग इंटेंसिटी लाइटों की है, ठीक है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सबकी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा सबका, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बात इतनी सी है। अब आता भैया नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना। इसमें क्या है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या चीज होती है? बेसिकली ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी वो सारा काम जो अभी आपने पढ़ा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हो आप, या इसको डिवाइस कह सकते हो आप, जो मर्जी, ठीक है ना। तो डिवाइस ही लिखा, इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। तीन तरह के फोटो में से फोटो वोल्टिक, फोटो कंडक्टिव, तीन तरह के सेल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की एप्लीकेशन पढ़ते हैं इन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा, television and photon telegraphy in measuring the temperature of celestial bodies to control the temperature in furnace। बहुत सारे इसके अंदर दे रखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करते हैं भाई। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो ऐसा यार, जिस तरह से कुछ लोग लाइट के पीछे पड़े थे ठीक है ना, कुछ लोग लाइट के पीछे पड़े थे, वो ये कह रहे थे कि भाई लाइट तो वेव है। कुछ उससे पहले आए बोल रहे थे लाइट तो रे है, यानी पार्टिकल है ना। इस बारे में हमने बात करी है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां हमने ऑप्टिक्स पढ़ा वहां हमने इस बारे में डिटेल में बात करी है कि हाइगन्स आए थे, है ना। तो और वो ये मानते थे कि भाई लाइट जो है वो तो वेव है ना। और कई करीब 250-300 सालों तक ये लड़ाई चलती रही कि लाइट रे है या लाइट वेव है, या लाइट रे है या लाइट वेव है ना। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया तो पता चला भाई लाइट तो पार्टिकल है। ऐसी कॉम्पटन इफेक्ट आया तो पता चला भाई लाइट तो पार्टिकल है। तो फिर पार्टिकल वाले चौड़े हो गए, है ना। तो फिर वेव वाले भी बोलने लगे, जो पीछे चलते आ रहे थे, है ना, उन दोनों की लड़ाई बढ़ती गई। तो बढ़ती 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 जो बूढ़े बूढ़े साइंटिस्ट थे वो वेव मान रहे थे, जो नए नए यंग साइंटिस्ट आए वो भाई रे मान रहे, पार्टिकल मान रहे, दोबारा से आइंस्टीन जैसे जो यंग थे उस टाइम पर आइंस्टीन, तो वो पार्टिकल मान रहे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई डिसाइड किया गया बैठा करके, भाई आ जाओ सारे बात करते हैं, है ना। तो लुई डी ब्रॉई नाम था उनका, लुइस डी ब्रॉगली बोलते हैं उसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो आप मैटर वेव्स पढ़ते हो, है ना, वो वाली बातें। तो लुई डी ब्रॉई आए, अब उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, बेसिकली मैं आपको बताऊं, उनको ज्यादा बातें पता नहीं थी फिजिक्स के बारे में। बहुत उनको रुचि तो थी लेकिन ज्यादा बातें वो जानते नहीं थे, है ना। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी एक अधेड़ उम्र में वो आ चुके थे, 30-35 साल की लगभग उम्र में वो आ चुके थे। उसका उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, भाई क्या लड़ाई चल रही है साइंटिस्टों के बीच में। पढ़ते हैं तो पढ़ करके उन्होंने एट द एंड एक निष्कर्ष निकाला, बोले भाई नेचर लव्स सिमेट्री, बोले नेचर लव्स सिमेट्री, कह रहे नेचर को सिमेट्री पसंद है ना, नेचर को सिमेट्री पसंद है। अब नेचर को सिमेट्री पसंद है का मतलब क्या है, नेचर को सिमेट्री पसंद है का मतलब मैं आपसे साफ साफ ये करता हूं कि जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हो कि लाइट दो तरह की है ना, जो रेडिएशन है वो दो तरह का है ना। यानी लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म भी है, बोले तो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। तो बोला जितना मैटर पड़ा है यहाँ पे उसको क्यों पार्टिकल मानते हो, उसको वेव मानो। तुम रेडिएशन को पार्टिकल भी मान करके चीजें प्रूव कर रहे हो और वेव भी मान करके चीजें प्रूव कर रहे हो। पार्टिकल कहाँ मान रहे हो, सब जगह पर पार्टिकल मान रहे हो भाई, है ना। और कुछ जगह पर आप उसको वेव मान रहे हो, जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, इन सब जगह पर आप उसको वेव मान रहे हो। तो कह रहा है ऐसे पार्टिकल को क्यों नहीं मानते। तो भाई सोचा, दिमाग लगाया कि हाँ भाई हो सकता है कि पार्टिकल भी ऐसा कर रहा हो, और फाइनली ये देखा गया कि सच में पार्टिकल भी ऐसा कर रहा था कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था। इलेक्ट्रॉन पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है ना। मतलब अगर घूर के देखा जाए इलेक्ट्रॉन को तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन घूर के ना देखें, कहीं और देख रहे हो अगर, तो वो वेव की तरह बिहेव करता है। इस तरह का विचित्र नेचर शो कर रहा था मैटर भी। यानी हम जो मैटर के बने हैं, हम जो इलेक्ट्रॉन के बने हैं भाई, हम वेव भी हैं और हम पार्टिकल भी हैं। मतलब हम कोई अलग ही चीज पढ़ रहे हैं, हम कोई अलग ही चीज मान रहे हैं अब तक खुद को, हम खुद को मैटर मान रहे हैं लेकिन हम तो वेव हैं। तो बोला भाई अब ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा करो बंद, दोनों चीजों को आप सिमेट्रिकल मानो।
जैसे आप लाइट को मान रहे हो रे भी है वेव भी है, वैसे ही मैटर को भी आप आज से क्या मानो कि रे भी है और वेव भी है। ठीक है ना। तो फिर उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, है ना, और हाइपोथेसिस के बाद कुछ कुछ फॉर्मूले उन्होंने दिए, ठीक है, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं, बोला कि भाई ये जो वेव है ना, ये जो मैटर की वेव है ना, वो एच अपॉन पी होती है। एच मतलब हो गया प्लांक का कांस्टेंट और पी मतलब हो गया मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी ये मेरा मास है, मेरी वेलोसिटी है, ये मेरा मास है, मेरी वेलोसिटी है। अगर वो यहां रखे जाए, ऊपर एच रखा जाए, तो मेरी लैम्डा निकल के आ जाएगा। मेरी वेवलेंथ क्या है, मेरी खुद की, मतलब मैं एक वेव हूं मैं पार्टिकल नहीं हूं, मैं एक वेव हूं और ये मेरी वेवलेंथ है। इसी वेवलेंथ का नाम रखा गया मैटर, मैटर की वेवलेंथ या डी ब्रॉई वेवलेंथ। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉई, ये डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉई बोलते हैं इसको, डी ब्रॉई द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है ना, एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच अपॉन एम वी, वेयर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से ही हाफ एम बी स्क्वायर को क्यू वी के बराबर रख करके, है ना, और यहाँ से क्या निकाल रखा है, वी को निकाल रखा है अंडर रूट 2 क्यू वी अपॉन में एम, और यहाँ से लेमडा यानी जो एच अपॉन एम बी था, उस एम बी को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया क्यू वी के टर्म्स में। ठीक है ना, यहाँ से हमने वी को निकाल करके क्यू वी के टर्म्स में 2 क्यू वी एम इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकल करके आया, ठीक है ना, वो ये निकल करके आया है 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी। ठीक है ना, 12.27 अंडर रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम में निकल करके आया। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में निकल करके आया। इसको आप दूसरे टर्म्स में भी निकाल सकते हो, नैनोमीटर में निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है, पिकोमीटर में निकाला जा सकता है, अलग अलग फॉर्म के अंदर इसको देखा जाता है। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो भैया ऐसा है कि बोर ने मॉडल दिया था अपने एटम का, है ना, एटॉमिक मॉडल उसने भी दिया था। तो उसने कुछ पोस्टुलेट थे जिनको प्रूव किया था। आप जानते होगे कि भाई रदरफोर्ड भाई साहब एक आए थे, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि जे थॉमसन के ही शिष्य थे। तो जे थॉमसन ने जो बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में कही थी, एटम के बारे में कही थी, वो बातों को उन्होंने गलत प्रूव कर दिया। वो उन्हीं के शिष्य ने उन्हीं बातों को क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया नहीं, इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूमता है, वो कोई एम्बेडेड बीज की तरह एम्बेडेड पार्टिकल नहीं है, वो तो गोल गोल घूमता है। तो बोला अच्छा भाई, अगर गोल गोल घूमता है, फिर बोर ने उठाया ये प्रश्न, भाई अगर गोल गोल घूमता है और अगर वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल तो एनर्जी एमिट करता है, उसमें से तो ईएम वेव निकलती है। तो बोला अगर ईएम वेव निकलती है तो उसकी एनर्जी तो कम हो जानी चाहिए, यानी वो गोल 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 घूमता घूमता कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। सही है भाई, सार्थक है, दिमाग में समझ में आती है बात, तो भाई ऐसा हो जाना चाहिए। तो बोला भाई नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। तो बोर कहता अब तू बैठ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसने एक्सप्लेन किया, फिर क्या क्या एक्सप्लेन किया पढ़ते हैं एक बार। बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। 3 पोस्टुलेट उसने दिए। पोस्टुलेट का मतलब होता है मेरे कथन, तो उसने कथन थे उसके, मतलब उसने कहा था ऐसा, है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया, कह रहा इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। बोला भैया कि जो शेल्स है ना, ये फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं, ये फिक्स एनर्जी लेवल्स है, इनमें घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता। इनमें घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, यानी लूज करता करता अंदर नहीं घुसेगा, अंदर नहीं धसेगा। ये एक डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जी के शेल्स हैं, के एल एम एन, जिनको आप पढ़ते हो, है ना, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 एन इज इक्वल टू 1 आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, है ना, वही चीज है। तो बोला कि विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कोई एनर्जी रेडिएंट नहीं होगी, कोई रेडियली आउटवर्ड एनर्जी नहीं निकलने वाली, बाहर नहीं निकलने वाली, कॉन्ट्ररी टू द प्रेडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऐसा नहीं मानती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती थी नहीं भाई, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में है तो अपनी एनर्जी को एमिट करता है, लेकिन ऐसा नहीं माना बोर ने। दूसरा पोस्टुलेट उसने क्या दिया, बोला भैया द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज क्वांटाइज्ड एज NH over 2 पाई। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो भैया ये जो एंगुलर मोमेंटम L होता है ना, वो NH/2 पाई इस तरीके से किसी भी n ऑर्बिटल के लिए, n ऑर्बिट के लिए डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। बोला कि भाई ऐसे एंगुलर मोमेंटम वाले ही जो शेल होंगे उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूम सकता। मन मर्जी से कहीं नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन भाई, गिवन डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और उन ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो इतना बनना चाहिए, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h/2 पाई के इंटीग्रल, यानी n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वो डिपेंड करता है शेल क्या है, वेयर n इज द शेल नंबर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप 1 2 3 4 कुछ कुछ कहते हो। ये वो चीज है बेटा, ठीक है, बढ़े आगे। ये देखो एंगुलर मोमेंटम हो गया NH/2 पाई, है ना, और L की जगह पर MVR लिख सकते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। L क्या होता है, R क्रॉस P, है ना, तो RMV या MVR लिख सकते हो आप इसको।
ठीक है ना। तो ये एल का मैग्नीट्यूड है एमवीआर। तो एमवीआर को आपने बराबर किसके रख दिया, NH/2 और एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये खत्म हो गई बात। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि एन इलेक्ट्रॉन माइट टेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। बोला भैया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं कि आजीवन इसी में घूमता रहेगा, एक शेल के अंदर पूरे जीवन भर घूमता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जंप भी लगा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में छलांग भी लगा सकता है। बोला छलांग लगाएगा तो क्या होगा, बोला छलांग लगाएगा तो मान लो नीचे से ऊपर छलांग तब लगाएगा जब एनर्जी मिलेगी, जब उसके ऊपर एनर्जी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी मिलेगी तो छलांग लगा करके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, हाइयर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जाएगा। बोला कि भैया उसमें घूम करके अगर थक गया तो, बोला थक गया तो नीचे वापस आ जाएगा। बोला अगर थक के नीचे वापस आ जाएगा तो एनर्जी कहां जाएगी, बोला वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में यानी कलर के फॉर्म में बाहर दिखेगी। तो आपको कोई ना कोई कलर दिखेगा। कलर जो लाल नीले पीले हरे हमारे को आसपास दिखते हैं वो इसी कारण से कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो वो एनर्जी जो होगी है ना, वो ऐसे लिखी गई, वो ऐसे लिखी गई, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। जो भी फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, ये न्यू है, एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। ठीक है ना। तो भाई इनिशियल शेल जो भी था, फाइनल शेल जो भी था, दोनों को माइनस कर दो, बोला उतने की ही बराबर एनर्जी निकलेगी किसकी, फोटोन की। तो वहां से आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, यहां से आप उसका लैम्डा निकाल सकते हो, माने कलर पता कर सकते हो कौन से रंग की लाइट निकल रही है। यही आगे जाकर के फिर यूज किया गया था, यही आगे जाकर के यूज किया गया था बाकी सीरीज के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, है ना। ठीक है। तो अब भैया ऐसा है कि सर्कुलर ऑर्बिट की क्या क्या कंडीशन होती है, तो आप जानते हो भैया सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर ये हाइड्रोजन एटम से ही स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम पर ही सारी रिसर्च करी गई है, सब जगह पर अप्लाई उसको कर दिया गया, लेकिन रिसर्च जो सबसे ज्यादा करी गई है वो हाइड्रोजन एटम पर ही करी गई है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन है सिंगल वाला, एक ही चार्ज का, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रॉन, सिंगल चार्ज का प्रोटॉन है, दोनों के बीच में एनर्जी होगी, है ना। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, KQ1Q2/r² लिख सकते हो ना भाई, ठीक है ना। और यही वाली एनर्जी जो है वो इस टाइम पर क्या बन गई है, सॉरी जो फोर्स है वो क्या बन गई है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है, KQ1Q2/r²। ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बन जाएगी, mv²/r। mv²/r बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि mv²/r को बराबर कर रखा है 1/4πε0 ze²। z का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया, कोई जरूरी तो नहीं भाई कि एक ही एटम एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप z यहाँ पर पुट कर सकते हो, ये एटॉमिक नंबर है, और अपॉन में r², अपॉन में r², है ना। ये वाली फोर्स हो गई, इसको बराबर किसके कर दिया गया, कर दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, है ना। तो ये गोल गोल घूमने लगा, ठीक है। और कंडीशन फॉर क्वांटाइजेशन भी दे रखी है कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए 1h/2 के इक्वल होना चाहिए, रेडियस भी दे रखी है ऑर्बिट की। तो भाई इतना आप याद कर सकते हो खाली रेडियस को, ठीक है, इतना आप याद कर सकते हो। ये कांस्टेंट बना दिया गया है, ये कांस्टेंट बना दिया गया 0.53, ठीक है, 0.53 जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो Rn इज इक्वल टू R0 n²/z², इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करके निकाला गया है, ठीक है। ओके, इसकी बात अभी हमने करनी है वेव नंबर की, वेव नंबर की बात हम लोग करेंगे। ये मैं पहले लिख चुका हूं आपको, एच न्यू, है ना। एच न्यू से आप निकाल सकते हो, दोनों एनर्जी को आप माइनस कर दो कि भैया मान लो यहाँ की इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, यहां से यहां आ रहा है, तो आप क्या करोगे, E2 में से E1 को माइनस करोगे, और यही बराबर किसके निकलेगा, एच न्यू के निकलेगा, या फिर hc/λ। आप समझते हो ना भाई, वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी है तो उसको c लिखेंगे, तो c अपॉन वेवलेंथ, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा, c/λ, है ना। और ये हो जाएगा E2 माइनस E1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डे को भी निकाल सकते हो, समझ गए ना भाई, वेवलेंथ भी यहाँ से निकल सकती है, ओके। और वेव नंबर भी निकल सकता है 1 अपॉन करके आता, अभी सीरीज की बात करते हैं। तो ऐसा है भाई, देखो अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेवल है। ये n इज इक्वल टू 1 है जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हो आप, n इज इक्वल टू 1 जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हो। ये n इज इक्वल टू 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 3 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 4 है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 5 है ना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 पे आके गिरेगा, कहीं से भी आए चाहे 1 पे आके गिरेगा, कहीं से भी आए चाहे, तो वो आएगा लाइमन सीरीज के अंदर, ठीक है ना। कहीं से भी आके गिरे, आना 1 पे चाहिए तो वो आएगा लाइमन में, कहीं से भी आके गिरे 2 पे तो बामर सीरीज,
कहीं से भी आके गिरे 3 पे तो पाशन सीरीज, कहीं से भी आके गिरे 4 पे तो भाई ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज अगर 5 पे आके गिरता है तो, ठीक है ना। इसके इन तक के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखे हैं कुछ सीरीज को, है ना। कुछ कलर रिलेटेड है ये, मतलब कुछ वेवलेंथ रिलेटेड है ये, है ना। जैसे लाइमन सीरीज में अगर आकर के गिरेगा तो भाई 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, लेकिन आएगा कहाँ, 1 पे। 3 से आके, 4 से आके, 5 से आके, 6 पे आके, 6 से आए कहाँ गिरेगा, 2 पे। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो 3 पे, है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग रीजन में आके गिरता है। अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और ये हाई इंफ्रारेड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर दिखेंगे। किस किस जगह पर कलर दिखते हैं आपको, बामर सीरीज के अंदर आपको रंग दिखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, ये भी। अच्छा, इसमें जो ये आर है, हाँ बोर ने किया, इसमें जो ये आर है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन इस पर आया नहीं ऐसा सच, कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेडियो एक्टिविटी पर। बेटा इसके अंदर देखो यार, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन का क्या मतलब होता है, देखो एक तो ये पता नहीं होता कि रेडियो एक्टिविटी कब होगी, मतलब ये कैसी है, ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ये कैसी है, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कभी भी हो जाएगी, अचानक, अचानक कुछ भी, है ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कुछ भी। एमिशन, एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना। एमिट आउट होना ऑफ सम टाइप ऑफ इनविजिबल रेज, कुछ टाइप की इनविजिबल रेज क्या होती है, एमिट होती है, बाहर निकलती है ना। हाई एनर्जेटिक रेज या हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, अब वो कुछ भी कह सकते हो, आपको ऊपर नहीं पड़ता उस बात से, है ना। ऑफ सम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंस इस तरह की रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, यानी इस तरह की इनविजिबल रेज को बाहर निकालते हैं, उनको, उन सब्सटेंसेस का नाम रखा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है ना। And these emitted rays are called radioactive rays, और इस प्रोसेस का नाम रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आई, है ना। तो ये 3 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सुना होगा आपने, डीके वर्ड यूज करते हैं बाहर निकलने को, मतलब नाम रखा हुआ, बस ऐसे ही चला रखा है, प्रचलन में है, तो डीके बोल देते हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन 1। देखो भाई जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, है ना, वो रेडियोएक्टिविटी करते क्यों है, तो वो करते इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होती, है ना, कुछ फर्क होता है उसके अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली अनस्टेबिलिटी होती है ना। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से, यानी न्यूट्रॉन के बढ़ने की वजह से, किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। अब न्यूट्रॉन्स जो है वो काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में डिस्टेंस बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने से वो न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि एक सेफर डिस्टेंस होता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों रिपल्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो फट जाता है। इसलिए न्यूक्लियस जो है वो फिजन दिखाता है, अलग अलग तरह के फिजन दिखाता है, अल्फा फिजन, बीटा फिजन, अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके, वो डिपेंड करता है कब क्या होगा, तो उस हिसाब से तीनों निकलते हैं। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के, है ना। सबसे पहले अल्फा रेज आती है। तो अल्फा रेज क्या होती है, सबसे पहले आप समझोगे जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता क्या, ये होता है हीलियम 2+, ठीक है ना, हीलियम 2+ आयन। ओके जी, हीलियम 2+ आयन। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2+। हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, है ना, और 2 न्यूट्रॉन, यही होता है ना, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम है हीलियम। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। अब वो क्या रह गया, वो रह गया डबली पॉजिटिव हीलियम चार्ज, हीलियम आयन, है ना, डबली पॉजिटिव हीलियम आयन, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। इसी का नाम क्या रखा गया है, अल्फा पार्टिकल रखा गया। तो पूछा गया है ये एनडीए के अंदर कि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे डबली पॉजिटिव हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रेज ऑफ रिलेटिवली लो पेनिट्रेटिंग, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता, आर पार निकलना, आर पार निकलना कम है, कमजोर है इसका, है ना। एमिटेड बाय रेडियम एंड अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर नोन एज अल्फा रेज, ठीक है। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, 4 यहां आएगा 2 यहां आएगा, कोई नहीं, आप समझ गए ना। ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। He4 मास नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, और 2+ आयन हो गया क्योंकि इसका, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और मास होता है 4 गुना दैट ऑफ अ प्रोटॉन, यानी 4 टाइम, 2 हो गया न्यूट्रॉन का और 2 हो गया प्रोटॉन का, तो 4 गुना
ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू अ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो 4 गुना भारी है ये, 4 गुना भारी है। ये प्रॉपर्टीज हो गई कुछ अल्फा रेस की, सुन लेते हैं इसको भी। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनको डिफ्लेक्ट किया जा, यानी उनको घुमाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनके रास्ते से उनको भटकाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके उनको हटाया जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट, ठीक है ना। इस ऑर्डर की वो रहती हैं। अल्फा पार्टिकल आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, जिस पे भी जाके लगेंगे तो उस गैस को क्या कर देंगे? आयनाइज कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे बाहर, तो वो आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वो वाली गैस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है वेरी लेस पेनिट्रेटिंग पावर, ये बात हमने कर चुके हैं। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो उसकी कम है, ठीक है। दीज आर स्टॉप्ड बाय एल्युमिनियम फॉइल ऑफ थिकनेस, एल्युमिनियम फॉइल के द्वारा इसको रोका जा सकता है। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड। आपको याद होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस को ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो आगे जो चारों तरफ जो दीवार लगाई थी उस पर जिंक सल्फाइड का पेंट किया था। जिंक सल्फाइड का पेंट इसलिए किया था ताकि वो अल्फा पार्टिकल की जो रे पड़ रही है वो दिखे, वो चमके, अंधेरे में दिखे, वो तो अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको, इनविजिबल है, इतना छोटा पार्टिकल है, कहां से दिखेगा, है ना। तो जिंक सल्फाइड के अंदर वो क्या दिखाता है? फ्लोरेसेंस, यानी चमकदार इफेक्ट दिखाता है, रात में जगमगाने वाला इफेक्ट दिखाता है। अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड व्हेन पासिंग थ्रू मेटल फॉइल्स, ठीक है ना, यही बात है, वो स्कैटर हो जाता है, यहाँ बिखर जाता है मेटल फॉइल में से पास करके। गोल्ड फॉइल में से खासकर आपने ये चीज पढ़ी थी, है ना। ऑन बीइंग स्टॉप्ड अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, भाई जाकर के टकराएंगे तो मोमेंटम होगा पार्टिकल्स का, मास ज्यादा है, मास ज्यादा ना, 4 गुना मास है, तो मोमेंटम ज्यादा कैरी करेंगे, तो इसलिए जाकर के हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये, है ना। उनकी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है। अल्फा पार्टिकल कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इन सर्टेन एलिमेंट, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम रेडियो नॉट द सेम, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बीटा रेस की बात करते हैं। भाई बीटा रेस क्या होती है? बीटा रेस होती है इलेक्ट्रॉन्स, असल में बीटा रेस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है ना। बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है, इसका एंटी पार्टिकल जो होता है वो बीटा पॉजिटिव होता है। वो छोड़ दो एंटी पार्टिकल की थ्योरी, आप मतलब बहुत डिटेल में चले जाएंगे नहीं तो हम लोग। अ फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है कि ऐसा रेडिएशन जिसके पास आयंस कैरी कर रहा है और जो आयनाइज कर सकता है दूसरे को, दूसरी गैस को क्या कर सकता है? आयनाइज कर सकता है, वो ऐसा रेडिएशन है जिसका नाम है आयनाइजिंग रेडिएशन, एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। साफ साफ लिखा हुआ भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीटा रेज आर वेरी फास्ट मूविंग, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन है, हल्का होता है वैसे भी, है ना, उससे नहीं, उससे हल्का तो कोई है ही नहीं। मास सबसे कम अगर है तो इलेक्ट्रॉन का ही माना गया है ना। तो फास्ट मूविंग होगा। बीटा पार्टिकल्स कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी बीटा पार्टिकल खुद ही इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल जो है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन है। प्रॉपर्टी सुन लो क्या है, ये भी डिफ्लेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसी को डिफ्लेक्ट कर सकती है जिसके पास चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, यानी बीटा रेज भी डिफ्लेक्ट हो सकती है और अल्फा रेज भी डिफ्लेक्ट हो सकती है उससे। पार्टिकल्स हैव वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही, लगभग बराबर, एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता लेकिन लगभग बराबर की स्पीड से बीटा रेज जो है वो चलती हैं। बीटा पार्टिकल्स कैन आयनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे भी आयनाइज कर सकता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बेटर है, ठीक है, 100 टाइम्स बेटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल होगा यहाँ पर। अल्फा पार्टिकल से 100 गुना अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर होती है बीटा, क्योंकि छोटा, एक तो छोटा है और तेज भी है, छोटा भी है तो भेद देगा, है ना, तेज भी है छोटा भी है तो आर पार करके निकल जाएगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। बीटा पार्टिकल कैन अफेक्ट फोटो, ये ठीक है, ओके बढ़िया। गामा रेज आ गई। अब ये जो गामा रेज होती हैं, ये गामा रेज क्या होती है? गामा रेज होती हैं भैया हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स, ज्यादा एनर्जी वाले जो फोटॉन्स होते हैं उन्हीं का नाम गामा रेज है, ठीक है ना। गामा रेज, गामा सिंबल ये है गामा का, है ना। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है ना, लिखा होगा यहाँ पर। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अल्फा रेस के पास कोई चार्ज कोई मास नहीं होता, क्योंकि ये फोटोन ही है, इसी को गामा कहते हैं, इसी का नाम गामा पार्टिकल्स है। गामा पार्टिकल्स या गामा रेज का मतलब हो गया कि जिनके पास मास नहीं है, यानी फोटोन हो गए। फोटोन का मास नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चार्ज भी नहीं है, तो चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है। अल्फा सॉरी गामा रेज हैव नो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, क्यों लिखा हुआ है भाई यहाँ, है ना। तो गामा रेज जो है जिनके पास कोई मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ठीक है। गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन, क्योंकि भाई चार्ज ही नहीं है तो कहां से डिफ्लेक्ट होंगे, ध्यान रखना इस बात का। जब चार्ज ही नहीं है, दे हैव नो चार्ज नो मास, तो फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उनको डिफ्लेक्ट भी किया नहीं जा सकता। आयनाइजिंग पावर जो होती है, ठीक है ना, वो दूसरे टाइप की है, एमिशन वाली आयनाइजिंग पावर है इनकी, ठीक है ना, अपनी आयनाइजिंग पावर नहीं है इसकी। वेलोसिटी ऑफ गामा रेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट ही है भाई, ये लाइट का ही पार्टिकल है, समझ गए ना, लाइट का ही पार्टिकल है, तो इसलिए वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, लाइट जितनी होगी c ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। तो गामा रेज है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर की बहुत हाई है,
बहुत ज्यादा हाई है ना, फ्लैश को पेनिट्रेट कर जाते हैं ये। कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको जलाने के गलाने के काम आती है गामा रेस, ठीक है ना भाई। तो इसलिए हाँ देखो लिखा हुआ दीस कैन पास थ्रू 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट, एक 30 सेंटीमीटर मोटी आयरन शीट को भी क्या कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई ये भी। These can affect the photographic plate. These knock out electrons from surface on which they fall. Gamma rays can produce, ये सारी बातें वही है ना। They produce heating effect on the surface exposed to them, इसलिए जल जाता है वो जो ट्यूमर होता है ना। जहां भी कैंसर हो रहा होगा वहीं पर जाकर इसको डालेंगे तो वो कैंसर का जो सेल है वो बस्ट कर जाएगा, जल जाएगा उसकी वजह से, है ना। तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है। वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -12। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर नॉट एमिटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी आगे पढ़ लेते हैं हम सारी बातें। हाँ एक ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि मैडम क्यूरी जो है इन्होंने ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, है ना। रेडियम और पोलोनियम इस तरह के जो सब्सटेंस थे इनको सबसे पहले इन्होंने किया था, है ना। एक सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट रूल है, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो कभी भी अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो मास 4 गुना कम हो जाएगा, 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हीलियम है, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम है, 4 और 2 है ना, 4 और 2, ठीक बात है ना भाई। 4 है मास नंबर और 2 है एटॉमिक नंबर। तो जब कभी भी हीलियम पार्टिकल निकलेगा किसी सब्सटेंस में से, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल डीके होता है, अल्फा डीके होगा, ठीक है ना। तो हमेशा देखो ये क्या है, ए यानी मास नंबर, अल्फा डीके हुआ तो 4 से माइनस कर दो, और जेड यानी जो एटॉमिक नंबर है उसको 2 से माइनस कर दो। ये आपका अल्फा पार्टिकल निकल गया, दिस इज अल्फा डीके, इसे बोलते हैं अल्फा डीके, ये अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है ना। और व्हेन रेडियो एक्टिव एटम एमिट्स 1 बीटा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल एमिट हो तो मास को आपने चेंज नहीं करना, एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चला गया, ठीक है ना भाई। तो ये देखो ए है, जेड है, बीटा पार्टिकल निकल गया, इसका मतलब क्या, ए तो ए ही है, ये देखो यहां भी ए है, यहां भी ए को कुछ नहीं हुआ, ए को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने जेड को क्या करना है, जेड को 1 से बढ़ा देना है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो वो चला गया है तो पॉजिटिव वाले की प्रधानता हो जाएगी, पॉजिटिव वाला प्रधान हो जाएगा। पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 प्रोटॉन तो हैं ही अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन न हो गए तो +1 का चार्ज दिखने लगेगा ना भाई। तो आपने क्या करना है, एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके ठीक है, बढ़िया। हाँ, गामा रेज अगर पास होती हैं तो उसके लिए सोडी फजान रूल ये कहता है कि भैया आपने कुछ नहीं चेंज करना, जितना मास है और जितना एटॉमिक नंबर है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ना उसका कोई मास होता है ना उसका कोई चार्ज होता है गामा पार्टिकल्स का, है ना। तो इसलिए आपने कभी ये सोचना ही नहीं है कि उसके आपको मास को डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ेगा या एटॉमिक नंबर को डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गामा डीके के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये बीटा डीके था, ठीक है ना, ये बीटा डीके है। बात समझ में आगे बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक्टिविटी क्या होती है। बेटा एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये प्रोपोर्शनल होती है dN/dt के। n क्या होता है, n होता है कि कितने डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियाई अभी भी प्रेजेंट है मैटर के अंदर, मतलब कितने ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो अभी और डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी पे डिपेंड करेगा कितनी रेडियो एक्टिविटी होगी। यानी आप इस बात को ध्यान से समझना, जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल बैठे हैं डिके करने के लिए। डिके करने का मतलब होता है फटना, बाहर निकालना, है ना, उतने ही ज्यादा पार्टिकल बैठे हैं, ठीक है ना। तो जितना n होगा, ठीक है, जितना सब्सटेंस होगा, जितने नंबर होगा, ठीक है ना, उसी के प्रोपोर्शनल एक्टिविटी दिखती है, उसी के प्रोपोर्शनल एक्टिविटी दिखती है। जितना ज्यादा नंबर होगा, जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा, जितना मैटर ऑफ सब्सटेंस होगा, उतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। द एक्टिविटी ए ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मींस दैट द रेट ऑफ डिके पर सेकंड और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ठीक है ना। बस इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, उसी के प्रोपोर्शनल रेडियो एक्टिविटी हमारी होती है। इसकी यूनिट है बैकरल, इसको बैकरल पढ़ते हैं, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है एनडीए के अंदर कि भाई यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी या बोलो या रेडियो एक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। एक्टिविटी बोलो, रेडियो एक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। यूनिट है एसआई वाली बैकरल, BQ, ठीक है। तो कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ है पर सेकंड। डीएन का मतलब होगा कितना एन जो वो घट रहा है या कितना एन जो वो टूट रहा है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो टूट रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज डीएन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है उनके टूटने की, तो वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। अब देखो ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है, ये बताता है, जो मैं भी बता चुका हूं आपको, कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस पहले से प्रेजेंट है। यानी आप खुद देख लो कि dN/dt
यानी जो आपका ए था एक्टिविटी जिसको आप लिख रहे थे वो खुद ही किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। यानी जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बैठे हैं अभी टूटने के लिए, उसी बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज डिके होगा, कितनी तेज डिके होगा, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट है। बात समझ में आई ना? तो dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n। उसके बाद यहां पर ये डिके कांस्टेंट लगा देते हैं लैम्डा। माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ये सब्सटेंस जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। कोई पूछ लेगा नेगेटिव साइन क्यों आया, वैसे नहीं पूछा है एनडीए के अंदर, नहीं पूछा कि भाई अल्फा क्या होता है या माइनस क्या होता है, नहीं पूछा, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई की पावर में लेकर के, लॉग लेकर के, ऐसा करके भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये देखो लॉग के टर्म्स में टाइम को लिखा हुआ है, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है हाफ लाइफ की। ये हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है कि कितने टाइम के बाद सैंपल जो आपने लिया है, जो रेडियोएक्टिव सैंपल आपने लिया है, वो हाफ रह गया है, कितने टाइम के बाद वो हाफ रह गया है, मतलब उसका मास खत्म होता चला गया, रेडियोएक्टिविटी होती चली गई, पार्टिकल्स निकलते चले गए, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, हर तरह के डीके हो रहे हैं उसमें से, ठीक बात है ना। और उसका मास जो है वो आधा रह गया, मतलब जितने उसके सैंपल थे वो उसके हाफ रह गया है, उस टाइम तक को बोलेंगे टी हाफ, हाफ लाइफ है ना। टी हाफ लिखते हैं इसको, टी हाफ लिखते हैं, बोलते हाफ लाइफ है। तो द टाइम इंटरवल इन विच द मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और द नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी पहले अगर n नॉट थे वो ऐसे लिखा जाता है n इज इक्वल टू n नॉट डी की पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो टी जो होती है वो हाफ लाइफ होती है। तो आपको n को पुट करना पड़ेगा n नॉट डिवाइड बाय 2, वहां से निकल करके आता है चीजें। अब छोड़ दो उस चीज को, डेरिवेशन पे नहीं जाते, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो अपने को, ठीक है ना। आप बस इसकी डेफिनेशन को समझ के चलो, उससे ज्यादा एनडीए में पूछा भी नहीं गया कभी, ठीक है। तो पहले इनिशियल वैल्यू से कितने टाइम बाद वो आधा हो जाएगा, दैट इज उसकी हाफ लाइफ। अब ये अलग अलग मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, अलग अलग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है कि हाफ टाइम क्या होगा उसका, हाफ लाइफ उसकी क्या होगी, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी चेंज बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस, किसी भी तरीके से कोई भी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज लगा करके उसको चेंज किया नहीं जा सकता, ये होती है तो होती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भैया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या चीज है, अवधि देखो समझो। देखो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्या चीज होती है कि न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आप जानते हो कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है ना। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसको एन बोलते हैं। तो जो दोनों का सम होता है दैट इज मास नंबर, उसी को ए लिखते हैं हम, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ये बात आप पहले से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूट्रॉन जो थोड़ा सा हैवी है, ओके। लाइटर एलिमेंट्स हैव इक्वल और नियरली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एंड न्यूट्रॉन देयर न्यूक्लियाई। अब ये बात सही है भैया, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं करते, यानी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। हाइयर एलिमेंट्स ही मोस्टली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। कोई पूछे क्यों, तो उसका आंसर ये कि भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लगभग बराबर रहते हैं लाइटर एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन जैसे बड़े एलिमेंट में जाओगे आप तो न्यूट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, प्रोटॉन कम मिलेंगे, तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है उनके अंदर, वो ज्यादा रेडियो एक्टिव आपको पाए जाते हैं। ऐसा मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, वो आपको बता दिया मैंने, 1800 गुना लगभग बड़ा है। एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, ये आप बचपन से जानते हो भैया कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक वो यूनिट है जो कि 1/16 ऑफ, है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट करवाती है ना, और वो इतने के बराबर है। 1 AMU जो है वो इतने के बराबर है, 1.68 इंटू 10 की पावर -27 kg, जो कि लगभग 1 AMU होता है। और इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप मास बोलते हो, किसका, प्रोटॉन का, है ना, ये प्रोटॉन का ही मास है, ठीक है। तो 1 AMU is defined as 1/16 the mass of an atom which the most abundant isotope of oxygen, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, खाली डेफिनेशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक प्रोटॉन का मास इतना है, ओके। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप, आइसोबार के बारे में आप लोग 9th क्लास से जानते हो, फिर भी मैं इसको रिवाइज करवाता हूं। आइसोटोप वो एलिमेंट होता है जिनका एटॉमिक नंबर होता है सेम लेकिन मास नंबर होता है अलग। क्यों होता है, परमात्मा ने कुदरत बनाई है तो किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा डाल दिया, किसी में कम डाल दिया, मर्जी उनकी। प्रोटॉन बराबर डाले हैं, प्रोटॉन बराबर डाले लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग डाल दिए, तो अलग अलग न्यूट्रॉन डाल दिए तो उन्हीं को क्या बोल दिया गया, आइसोटोप बोल दिया गया। जैसे क्लोरीन का आइसोटोप है 1737, 1735 वाला, है ना। और हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है, H1, H2, H3, है ना, 3 आइसोटोप हैं इसके, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, बिल्कुल सही बात है भाई, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो इनकी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ही है ना भाई, एटॉमिक नंबर तो बराबर ही है ना, एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो तो सेम ही है ना। बस मास जो है वो भारी होता है, इसका मास जो होगा इससे भारी होगा, इन दोनों का मास जो होगा इससे भारी होगा, इसलिए हैवी वाटर बनाते हैं D2O को, है ना, जो कि रेडियोएक्टिव
उस जगह पर यूज होता है, रेडियो एक्टिव, जहां पर आप रेडियो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो ना, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, वहां पे। आइसोबार पर आते हैं। आइसोबार क्या चीज होती है? जब मास नंबर हो सेम लेकिन एटॉमिक नंबर हो अलग। तो इसमें अब खास बात क्या है भाई? कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये तो बस एक एनालिसिस है कि भाई अलग अलग एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है अपने, 118 एलिमेंट है लगभग, उससे भी ज्यादा है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी है भैया जिनमें मास नंबर जो होता है उनका टोटल आकर के सेम मिलता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आकर के सेम मिलते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है? आइसोबार बोल दिया जाता है। जिनका ये ऊपर वाला है ना, ए जिनका क्या हो? सेम हो। ए जिनका सेम हो वो आइसोबार है ना। और जेड उनका डिफरेंट होना चाहिए, माने अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, वो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। मास डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा। देखो ऐसा है, ये अब एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। क्या एक्सपेरिमेंटल चीज है? कि इट इज फाउंड दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो टूटा, तो उसमें से प्रोटॉन भी निकले और न्यूट्रॉन भी निकले, क्योंकि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, वो टूटा है ना। तो जब वो टूटा तो अलग अलग पार्टिकल हो गए ना, उनका मास किया गया, अलग अलग पार्टिकल्स का क्या किया गया? मास किया गया। तो वो ज्यादा आया किससे? जब वो जुड़े हुए थे तब से। जब वो सारे जुड़े हुए थे ना, न्यूक्लियस के अंदर थे जब वो सारे, तो न्यूक्लियस का मास कुछ कम था। लेकिन जब वो अलग अलग हो गया तो सबका इंडिविजुअल मास ज्यादा है। जब इंडिविजुअल मास को कैलकुलेट किया, टोटल किया, तो वो ज्यादा आया। तो भाई ये फर्क क्यों आ रहा है? दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। वो जो मास है वो जरूर एनर्जी में चेंज हुआ है। जब ये सारे आए होंगे ना और कंबाइन करके बनाया होगा, कभी जब न्यूक्लियस बना होगा परमात्मा ने, जब कभी धरती बनाई और जब न्यूक्लियस अपने आप बने होंगे या बनाए गए होंगे, जो भी मान लो आप, ठीक है ना, तो इन्होंने आकर के समझौता किया होगा भाई कि देखो भाई हम सारे बहुत बड़े बड़े मास वाले हैं, है ना, लेकिन हम सबको अब एडजस्ट होकर के रहना है एक जगह पर। तो क्या करें? तो भाई कुछ ऐसा करते हैं कि अपने मास को एनर्जी में रेडिएट आउट कर देते हैं, भगा देते हैं एनर्जी को। तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे उसको, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी पढ़ेंगे, है ना, वो वाली बात है। तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? मास डिफेक्ट। डिफरेंस को, जितनी एनर्जी बनी थी वो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आती है, जितनी एनर्जी बनी थी, है ना। फिर आइंस्टीन ने रिलेटिविस्टिक इक्वेशन दी थी एनर्जी और मास इक्वलेंस के बारे में, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो वो एम क्या था? वो मास डिफेक्ट था, ठीक है ना। वो न्यूक्लियाई का मास, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का वो क्या था? मास डिफेक्ट था कि भैया इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब थे तो उनका नेट मास जो था वो ज्यादा था, टोटल मास करने पर ज्यादा मास मिलता था। लेकिन जब वो कंबाइन होकर के न्यूक्लियस में बैठे तो न्यूक्लियस का मास क्या? तो कम है। तो आप बोलोगे सर ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास को अपोज कर रहा है। मैं बोलूंगा हाँ कर रहा है भाई, क्या करे, कर रहा है तो कर रहा है। मास डिफेक्ट के फॉर्म में वो एनर्जी चली गई, मतलब वो जो मास डिफेक्ट था वो एनर्जी की फॉर्म में चला गया कहीं ना कहीं, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनका इंडिविजुअल मास को सम करने पर ज्यादा मास मिलता है एज कंपेयर टू जब वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे थे तब। इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। डेल्टा एम से लिखते हैं इसको। ये डेल्टा एम ऐसे निकल करके आता है, ये डेल्टा एम ऐसे निकल करके आता है। ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इससे आपको टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा ना, टोटल मास, है ना, ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? ये a माइनस जेड कर रहे हैं, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब मास ऑफ प्रोटॉन से, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा मास ऑफ, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो वो ज्यादा आ रहा था किससे? कैपिटल एम से। ये कैपिटल एम कौन है? ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। ये मास ऑफ, जब दोनों साथ बैठे थे, जब दोनों साथ बैठे थे, जब दोनों एक ही न्यूक्लियस के अंदर थे, एक ही परिवार का हिस्सा थे जब, तो उनका मास कम था। लेकिन इंडिविजुअली चले गए तो मास ज्यादा ज्यादा हो गया। तो माइनस करके ही तो निकालोगे ना मास डिफेक्ट कितना है। तो दैट इज डेल्टा एम। दोनों को माइनस कर दिया, जो मास उनका इंडिविजुअल बन रहा था वो, और जब वो बैठे थे एक साथ वो, दोनों को माइनस कर दिया तो कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट बन रहा था। बहुत कम रहता है, 0.0001 kg ऐसे रहता है, बहुत कम रहता है लेकिन रहता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई कि भाई जब मैंने बताया ना, आप जब ये साथ आए होंगे तो अपने अपने ईगो क्लैशेस जो इन्होंने भूल गए होंगे, अपने अपनी नफरतें जो है भूल गए होंगे, ईर्ष्या द्वेष को भूल चुके होंगे, है ना, और प्रेम से एक दूसरे के साथ आए। यानी वो जो भूले थे ना वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्रेम में कन्वर्ट हो गया वो सारा, समझ गए ना। वो एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है कि न्यूक्लियस किसी एनर्जी से बाइंड था, किसी एनर्जी से बंधा हुआ था, और वो एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस इज मास डिफेक्ट, दिस इज सी स्क्वायर। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंसी है जो किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी, वही है ये, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी
बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको लिखनी हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो लॉ है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का लॉ है ये तो, ठीक है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी को? तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे एक न्यूक्लियस बंधा हुआ है, जिससे एक न्यूक्लियस बंधा हुआ है, उसमें बैठे प्रोटॉन और बैठे न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। इतनी ही एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दिया किसी न्यूक्लियस को तो वो फट जाएगा, बात खत्म। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी, उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो फट जाएगा, है ना। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया कि कितना मास डिफेक्ट है ओवर में, कितना उसका मास नंबर है, इसको पैकिंग डिफेक्ट बोलते हैं। पूछा नहीं जाता, बस ऐसे दे दिया है बस आपको दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना ज्यादा फेमस क्यों है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को पढ़ना क्यों है? देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना भाई, ये रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए, बोले तो फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियस टूटेगा या जुड़ेगा को समझने के लिए बाइंडिंग एनर्जी का पर न्यूक्लियन के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है ना। बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, BE/N ऐसे लिख देते हैं इसको कभी कभी, है ना। ये बेन, BEN बेन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या बताती है, ये बताते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो मिडल में होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए। मतलब बड़े बड़े मास नंबरों वाले एलिमेंट्स के लिए, है ना, बड़े बड़े मास नंबर ऑफ जो मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हम एनर्जी रिलीज करें, ठीक है, एनर्जी रिलीज करें और स्टेबल स्टेट में आ जाएं। और जो छोटे वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई हम कंबाइन करें और तब एनर्जी रिलीज करके हम बड़ी वाली स्टेट में आ जाएं, ठीक है ना। तो फिजन करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए। हर मतलब बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधने वाली एनर्जी, जो स्टेबल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बड़े एटॉमिक मासेस वाले जो हैं, बड़े मास नंबर वाले जो हैं वो टूटते हैं और छोटे वाले कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। वो पूरा ग्राफ बनता है उसका, आपको नीड नहीं है उस ग्राफ की इसलिए मैं लेकर के नहीं आया, है ना। बाकी सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर क्यों निकाला जाता है, ताकि देखने के लिए कितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। दिस इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई, लिख रहा हूं यहां पर इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई देखने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई देखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली जाती है, ठीक है ना। देखो यहां लिखा भी हुआ है, ए जिसका 30 से लेके 170 है, ठीक है ना, जिसका 30 से लेके 170 है क्या मास नंबर, वो सबसे स्टेबल माने जाते हैं। वो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स है जिनका मास नंबर 30 से लेके 170 के बीच में है। जिनका 30 से कम है वो जुड़ करके फ्यूजन करके बड़ा एलिमेंट बनाना चाहते हैं, और जो बड़े हैं वो टूट करके फिजन करके इस स्टेट में आना चाहते हैं, 30 से लेके 70 वाली स्टेट में आना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये 8 में ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से आती है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर साइज को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ये न्यूक्लियस की रेडियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की रेडियस है जिसके अंदर बहुत सारे क्या बैठे होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे होंगे, है ना, ये उसी की रेडियस है, ये उसी की रेडियस है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर R0 पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियाई की, वो उसके मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, यानी डेंसिटी हर एलिमेंट की कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एवरी एलिमेंट इज कांस्टेंट, डेंसिटी सबकी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और क्या बताऊं इसमें, बस बहुत है, कितनी चीजें बहुत है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजन हो गया। ये देखो यूरेनियम है 235, होना कहां से कहां तक चाहिए था, 30 से 170, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, 30 से 170 कोई रेडियो एक्टिविटी, कोई फ्यूजन नहीं होता। लेकिन ये भाई साहब कितना है, ये 235 है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि एक यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, आप क्या करते हो, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसके अंदर घुसा देते हो। अब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर उसके अंदर घुसेगा, ठीक है ना, तो भैया हलचल मचेगी, ठीक है ना। पहले ही जगह नहीं थी, पहले इतना टाइटली पैक्ड थे वो सब के सब, आपने एक न्यूट्रॉन और घुसा दिया तो क्या होता है, रिपल्शंस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, हिलना डुलना चालू हो जाएंगे। उसको जगह चाहिए ना, जगह बनाएगा। जैसे आप एक भीड़ वाली बस में घुसे, है ना, तो आप क्या करते हो, आप जगह बनाते हो, ऐसे ऐसे लोगों को धक्का मुक्की करते हो, इस तरह से वो न्यूट्रॉन आकर के धक्का मुक्की करेगा उनके साथ, तो जगह बनाने की कोशिश करेगा। और जगह बना के जब वो घुसेगा तो प्रोटॉन कुछ कुछ सेपरेट ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे कि न्यूक्लियर डिस्टेंस से बाहर निकल जाएंगे। न्यूक्लियर डिस्टेंस से बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले डिस्टेंस पे आ जाएंगे और रिपल्शन लगेगी तो फट जाएगा न्यूक्लियस। इस तरीके की रेडियो एक्टिविटी देखने में आती है, इस तरह का फिजन देखने में आता है। वही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उनमें टूटता है
तो यूरेनियम जो है उसमें अगर न्यूक्लियस डाला जाता है एक स्लो मूविंग, ठीक है, या फास्ट मूविंग लिखा हुआ है, फास्ट मूविंग होगा ज्यादा एनर्जी निकालेगा, बात यह है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डालोगे तो कम एनर्जी निकालेगा, है ना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डालोगे कम एनर्जी निकालेगा, फास्ट मूविंग होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तो ज्यादा एनर्जी निकालेगा। एनर्जी का फर्क है बस, बेसिकली निकलता यही है, बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन। बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन। बेरियम एक एलिमेंट है, क्रिप्टन आप जानते हो एक गैस है, नोबल गैस, और 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर ये 3 नए न्यूट्रॉन जाएंगे और 3 यूरेनियम को फोड़ेंगे, फिर बेरियम, क्रिप्टन, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। इसलिए ये रिएक्शन बन जाती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बन जाती है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। पूछा जा सकता है कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, अभी मैं बात कर ही रहा था उस बारे में पीछे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाया जाता है। माने 3 न्यूट्रॉन जो निकले उसमें से 2 को रोक लिया जाता है, 1 को ही आगे बढ़ने देते हैं, यानी 66% रिएक्शन को हॉल्ट कर दिया जाता है, केवल 33% रिएक्शन को ही आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है जो कि हमारे लिए घातक है, हम लोग हैंडल नहीं कर पाते इतनी एनर्जी को, ठीक है ना भैया। तो इसलिए 3 न्यूट्रॉन में से 2 को रोक लिया जाएगा, 1 को आगे बढ़ने दिया जाएगा, तो 33% एफिशिएंसी होती है इस पूरी रिएक्शन की, ऐसा बोलते हैं। द रीजन फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज टोटल मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस, ठीक है। दिस मास डिफेक्ट चेंजेस इनटू एनर्जी, यही मैंने आपको बताया था, देखो कि जो मास डिफेक्ट होता है यही एनर्जी में चेंज होगा, तभी न्यूक्लियाई जो है वो आकर के जुड़ता है, अदरवाइज वो जुड़ेगा नहीं किसी बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। बढ़े आगे। चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये मैंने आपको बता दिया, 2 तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कंट्रोल्ड बाय अब्सॉर्बिंग डिजायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे बिजली बनती है ना। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब क्या, जहां बॉम्ब बनाना हो आपने, जहां आपने तबाही मचानी हो, तो तबाही मचाने के लिए क्या करोगे भाई, न्यूट्रॉन को रोकोगे नहीं, तुम बोलोगे जा भाई फोड़, और यूरेनियम फोड़ेगा और एनर्जी निकलेगी, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, है ना, 1 से 3, फिर 3 से 9, 9 से 27, 27 से 108, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, है ना, 3 n के अंदर, है ना, 3 n के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा, है ना रिएक्शन। तो भाई एक ये भी टर्म आती है क्रिटिकल साइज के नाम से, कि भैया एक मतलब चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवाने के लिए एक क्रिटिकल साइज जरूरी है, क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। तो ये मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है किसी भी एक्टिविटी को बढ़ने देने के लिए, न्यूक्लियस का एक मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये बुझ जाएगा, उसके बाद यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी करनी बंद कर देगा। अगर क्रिटिकल साइज से भी कम हो गया तो टूटता एक पर्टिकुलर साइज से कम हो जाए तो दैट वो लास्ट लिमिट जो बचती है उसका नाम है क्रिटिकल साइज। ये पढ़ लेते हैं, द मिनिमम साइज ऑफ पीस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। द क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम 10 किलो बोल रखा है, ठीक है कोई नहीं, है ना। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ये हमने बातें वहां करी थी, फंडामेंटल फोर्सेस की चर्चा हमने करी थी, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर हमने चर्चा करी थी इसकी, कि न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं, है ना, और चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी होती है, तीनों में होती है। माने जो जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा होगा तीनों पे लगेगी, तीनों की आपस में होती है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन वाला केस भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाला केस भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला केस भी, तीनों तरह की फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। मैंने आपको बताया था जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 या 2 से अधिक, न्यूक्लियाई एक प्लूरल फॉर्म है, न्यूक्लियस एक सिंगुलर फॉर्म है, तो 1 से अधिक न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई हैं जो कि कम मास नंबर वाले हैं, वो कंबाइन होकर के एक स्टेबल स्टेट लेना चाहते हैं, कंबाइन होकर के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना चाहते हैं अपनी। तो क्या करें, तो ऐसे में एक फ्यूजन करना पड़ता है उनको, और फ्यूजन के दौरान भी एनर्जी रिलीज करते हैं, दोनों टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फ्यूजन जो है वो हमारे ह्यूमन कांटेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग इसको इतनी ज्यादा एनर्जी को ले नहीं सकते, मतलब हम इसको संभाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, हमारे काम काज के लिए इसको यूज हम नहीं करते, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो फ्यूजन कहां यूज होता है, फ्यूजन यूज होता है तारों में, सन में, है ना, सन में और डिफरेंट स्टार्स के अंदर फ्यूजन वहां पर चलता है, जिस वजह से इतनी ज्यादा हीट और लाइट वो धरती तक भेजता है, इतनी गर्मी गर्मियों में लगती है ना, और इतनी धूप आती है, वो क्यों आ पा रही है, वो इसलिए आ पा रही होगी वहां पर बहुत एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकल रही है सन से, है ना। सन जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही तो है, हाइड्रोजन है, कंबाइन होकर के हीलियम बनाती है, ये देखो भाई, ये हाइड्रोजन है ना, और ये ड्यूटेरियम ट्रीटियम बनाया इसने, ठीक है ना,
ये दो ड्यूटेरियम थे, इन्होंने मिलकर के ट्रिटियम बनाया और एक सिंपल प्रोटियम निकाल दिया और एनर्जी निकाल दी बहुत सारी। अब ऐसे ही 4 हाइड्रोजन फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, वो रिएक्शन यहां पर लिखी नहीं हुई है, वैसे ही बताता हूं। 4 हाइड्रोजन फिर मिलेंगे, मिलकर के हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इस तरीके का फ्यूजन जो है वो सन में चलता है। यहां सन की बात नहीं हो रही, मैं सन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के बड़े न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं, बड़े न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज एन अबंडेंस ऑफ लाइटर एलिमेंट। फ्यूजन टेक्स पे देखो टेम्परेचर देख रहे हो कितना भाई, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है बेटा। तो अर्थ पे कर पाना इसको पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने नियर हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं बना लिया है ना। नियर हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो इसी पर बेस्ड है, फ्यूजन पे ही बेस्ड है ना। वो हम बोलते हैं बना लिया है, लेकिन ये इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस कर पाना इम्पॉसिबल के आसपास है हमारे लिए। जो काम सन पर हो रहा है आराम से, है ना, जो काम सन पर आराम से हो रहा है, वो यहां पर प्रोड्यूस करना वेरी वेरी टफ है, बहुत लगभग नियर टू इम्पॉसिबल बात है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना, ठीक है। लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी बोलते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भैया फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, ये कंट्रोल नहीं हो सकता भाई, ये तो तबाही लेके आएगा। किसी पर अगर हाइड्रोजन बम गिर गया किसी देश पर, तो भाई वो तो तबाही लेके आएगा उस देश के लिए। टिल नाउ देयर इज नो मेथड अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ फ्यूजन एनर्जी। इस एनर्जी को कंट्रोल करने का हमारे पास अभी फिलहाल कोई तरीका नहीं है, ठीक है। देयरफॉर फ्यूजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। मैनकाइंड यानी इंसानी प्रयोग के लिए हम लोग हाइड्रोजन जो इस तरह का फ्यूजन है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए, है ना। बाकी तो क्या ही न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़े बड़े न्यूक्लियस बनाएंगे, वो तो बात की बात है। हाइड्रोजन को ही नहीं कर पा रहे अभी तो फिलहाल हम, ठीक है ना। बड़े आगे ये देखो, यही बात कर रहा था मैं आपसे सोलर एनर्जी की। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। और देख लो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है ना, पर रिएक्शन इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। द सीक्रेट ऑफ सन एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन ही उसका सीक्रेट है। इन सन ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाइड टेक्स प्लेस फ्रॉम टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस, और यही है जो सन को सन बनाए हुए है, जिसके लिए आप उसको प्रणाम करते हो सुबह सुबह उठ करके, ठीक है भाई। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Recent tests conducted in Pokhran were only based on nuclear fusion, nuclear fission, nuclear fusion as well as fission। देखो ये recent इतना भी recent नहीं है, 1998 की बात है ये। तो आज से लगभग, है ना, 22 साल हो गए। सही बात है ना भाई, 22 साल लगभग हो गए, 22-23 साल हो गए हैं। 1998 के अंदर इस प्रयोग को किया गया था पोखरण के अंदर। उससे पहले 1971 में किया था, लेकिन जो रिसेंट वाला था, जो लेटेस्ट टेस्ट था 1998 वाला, उसमें फ्यूजन और फिजन दोनों डिवाइसेस को हम लोगों ने फोड़ा था। 3 बम फोड़े थे फिजन के, 2 फोड़े थे फ्यूजन के। आप पढ़ सकते हो पोखरण के बारे में, है ना। हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आपको पढ़ना भी चाहिए। वैसे भी जीके और हिस्ट्री मतलब नियर हिस्ट्री है ना, तो आपको पढ़नी चाहिए ये, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया ये तो एक मतलब फैक्चुअल चीज है, ठीक है, याद करनी पड़ती है, इसमें कोई चारा नहीं है इसका, ठीक है। वैसे जो मैं आपको पीपीटी अभी लेकर के आया था उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, तो आप पढ़ भी सकते हो इस चीज को। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया, प्रोटॉन्स होते हैं क्या, नहीं। आयनाइज्ड हीलियम एटम, बिल्कुल सही है भैया, बी ऑप्शन है इसका, है ना। क्योंकि आप जानते हो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो ऐसा होता है ना, 2 और 4 और यहां पर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे होते हैं इसमें से। When an alpha particle captures an electron, it becomes, भैया आप ही बताओ जरा, एक हीलियम का पार्टिकल है 2+ का, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो हीलियम प्लस रह जाएगा, हीलियम आयन बन जाएगा वो, है ना। तो हीलियम आयन बनेगा, अब बीटा पार्टिकल बनेगा, हीलियम एटम बनेगा, एनी हाइड्रोजन एटम नहीं, एक हीलियम आयन बन जाएगा वो। पहले हीलियम 2+ आयन था तो वो भी हीलियम आयन ही, लेकिन वो 2+ चार्ज का था, वो +1 चार्ज का हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो ये देखो बच्चों, फ्री न्यूट्रॉन इज नॉट अ स्टेबल पार्टिकल। तो ये बात बिल्कुल सही है भैया कि जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल पार्टिकल नहीं है, जब तक वो बाइंडिंग हो रखी है उसकी तो बात अलग होती है। लेकिन अगर फ्री न्यूट्रॉन है तो वो भाई एनिहिलेट कर सकता है, यानी वो टूट सकता है किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में। एंटी न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा, ये एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एंटी न्यूट्रिनो। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, जिनके नाम आप कम ही सुनते हो, एंटी न्यूट्रिनो नाम है इसका, ठीक है ना। तो इट डिके स्पॉन्टेनियसली इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है। तो रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो हैवी वाटर होता है D2, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो क्वेश्चंस में अगर आप आ गए हो तो आप खुद पता करो। अब ये D क्या होता है, H2O नहीं लिखते इसको, D2O लिखते हैं। क्यों, ये D क्या होता है बेटा, ये ड्यूटेरियम होता है, वो हाइड्रोजन है ना जिसका मास नंबर 2 हो,
है ना। तो आप समझो कि अगर आपको इसका मास निकालना है तो ऐसे दो हाइड्रोजन है जिनका मास 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, यानी मास नंबर कितना होता है, 18 होता है ना। तो 2 2 4 प्लस 18, ये हो गया 22। ये सब क्वेश्चन देखो एनडीए के अंदर आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं भाई बिल्कुल। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये पीछे लिखा हुआ था 10 की पावर 17, है ना। अगर आपने पीपीटी ठीक से पढ़ी हो तो भी आप इसको पकड़ लोगे, है ना। फैक्चुअल बात है, क्या कर सकते हैं, समझाने का क्या है इसके अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई, है ना। तो फ्यूजन से करता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन से, कंट्रोल चेन रिएक्शन से, ग्राफाइट नो, कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है उसके अंदर, है ना। कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है जो कि हम फ्यूजन के अंदर पढ़ते हैं, अदरवाइज फ्यूजन तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता ना, तो उसमें तो बात करेंगे नहीं वाली। अच्छा, व्हेन द मास इक्वल टू एएमयू, 1 एएमयू के बराबर का जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था भाई। ये आप खुद करोगे, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगाना आपने बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। होमवर्क है ये, होमवर्क है, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे इसका। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगाना आपने, कुछ नहीं करना, C को M को रख देना है, E निकल के आ जाएगा, एनर्जी निकल के आ जाएगी। द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड, भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनडी के अंदर यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इतना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने की जगह मैं सीधे क्वेश्चन भी करवाता तो भी आपका काम चल जाता ठीक है ना। लेकिन हाँ, चीजें कुछ कुछ बतानी पड़ती हैं, हर चीजों से अवगत हर कोई नहीं होता, इसलिए करवाना पड़ता है भाई आप लोगों को अवगत। चलिए, हैवी न्यूक्लियस लाइटर में टूटेगा तो भाई उसको टूटने को बोलते हैं फिजन होना, है ना। तो फिजन हो रहा है यहाँ पर। इन न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम दे रखा है 238 और 92 इसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम में टूटा है और हीलियम में टूटा है। तो पूछ रहा है कि ए और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आप खुद देखो, 238 वाला 4 में टूट चुका है, तो ए जो होगा वो 234 होगा। समझ रहे हो ना बात को भाई। जो ये एटॉमिक मास था, जो इसका मास नंबर था, उसमें से 4 तो हीलियम में चला गया, 4 माइनस कर दो 234 आ जाएगा, और ये 92 है, इसमें से 2 चला गया तो 90 आ गया, तो जेड आ गया 90, है ना। 234 और 90, ए ऑप्शन सही है ना। बढ़े आगे। तो बेटा नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कह रहा है एनॉर्मस एनर्जी जनरेशन इन द सन एंड द स्टार्स इज ड्यू टू। अब सन और स्टार्स के अंदर कौन सी एनर्जी से भाई आपको हीट मिलती है, आपको ये एनर्जी मिलती है, तो भाई वो है न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो हम रिएक्टिव डीके तो नहीं बोल सकते, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल यही आंसर है इसका। थर्मियोनिक एमिशन नहीं बोल सकते भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के जा रहा कहीं, है ना। न्यूक्लियर फिजन भी नहीं होता, फ्यूजन होता है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं ना। तो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन इसका आंसर एकदम सही है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, सभी से स्ट्रॉन्ग है ये, सभी से स्ट्रॉन्ग है ये। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया आज करने को, जितने एनडी में आए मैं सारे ले आया। मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या होता है भैया, फ्यूजन, फिजन, ग्रेविटेशन तो इसका आंसर है भैया न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, फ्यूजन होता है इसके अंदर। रेडियम के अंदर, रेडियम न्यूक्लियस के अंदर देर आर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, तो ये निकालने का तरीका ये है कि भैया इसका जो मास नंबर दे रखा है वो दे रखा है 226, और जो इसका जेड दे रखा है वो दे रखा है 88। जितना जेड होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना जेड होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, और ए माइनस जेड करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ए माइनस जेड करोगे तो क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो 226 में से 88 को कर दो माइनस, है ना, तो 16 में से 8 गए 8, और 11 में से 8 गए 3, है ना, 38, ठीक है, 138 न्यूट्रॉन्स और 88 प्रोटॉन, बी ऑप्शन सही है एकदम, ठीक है ना भाई। बढ़े आगे। Which of the following isotope is used to predict the age of archaeological finding? ये शायद आप जानते भी हो, पीछे स्लाइड में लिखा भी था, मैं बोला नहीं क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर आना था, इसलिए मुझे पता होता है मैं कौन से क्वेश्चन छाट करके लाऊं, इसलिए यहां पर मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो भैया सी यानी कार्बन इसका आंसर है। कार्बन डेटिंग करी जाती है, आप समझते होगे इस बात को, है ना। तो ये ना फ्रैक्शन निकाला जाता है कि कितने कार्बन 12 से 14 के अंदर कन्वर्ट हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना ज्यादा कन्वर्जन होता है उतना ज्यादा पुराना होता है वो फॉसिल। फॉसिल की डेटिंग जो करी जाती है वो ऐसी करी जाती है। C6C14 है ना, लेकिन आपने तो ये वाला कार्बन ही पढ़ा होगा, C612, और ये 14 वाला, तो इससे इसमें कितना कन्वर्जन हो रहा है इसकी फ्रैक्शन निकाली जाती है, उससे पता चलता है अपने को कितनी ज्यादा डेटिंग इसकी पुरानी है, कितना जो ये फॉसिल है वो पुराना है। 1994 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ, तो भैया ये यार फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है यार न्यूट्रॉन फिजिक्स, ठीक है। न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग देखी गई थी। आप अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जानोगे साइंटिस्टों के बारे में, तो अलग अलग ईयर्स में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं, मोटा मोटा अगर आप जान लो तो भी बहुत है ना। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था भैया कि नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 1994 में, तो वो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग के बेसिस पर दिया गया था। तो न्यूट्रॉन फिजिक्स को यहाँ पर सही माना जाएगा आंसर, है ना। मास ऑफ पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का जो मास होता है भैया, पॉजिट्रॉन असल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ही पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये। तो इसका जो मास होता है वो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जैसा होता है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ये सब खतरनाक लोग हैं इसके आगे, ये बच्चे हैं,
है ना। एनडीए 2010 के अंदर देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि सन इज कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग एनर्जी, ठीक है, येट इट्स सरफेस टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। द कांस्टेंसी ऑफ सोलर टेम्परेचर क्यों होता है? ये जो सोलर टेम्परेचर का जो एक कांस्टेंट बने रहना है, ये क्यों होता है? तो भैया इसका आंसर तो यही है यार कि जितनी भी एनर्जी है ना, ये उसको रेडिएट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो उतना ही बना रहता है, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी जो निकल निकल करके दूसरी जगह पर जा रही है, रेडिएट आउट कर रहा है उसको, है ना। और वो किस वजह से हो रहा है? वो फ्यूजन की वजह से हो रहा है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ये थे लगभग 15-16 सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया था। बहुत सारे सवाल थे भाई आज, है ना। तो आई होप मॉडर्न फिजिक्स का भी जो देखो सवाल, स्लाइड कम है, सवाल उतने ही, हाँ लगभग बराबर बराबर है दोनों, जितनी स्लाइड्स हैं उतने सवाल है ना। तो काफी सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। होप कर रहे हैं कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो, है ना। जितने भी मॉक टेस्ट हमारे हो रहे हैं उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहिए, है ना। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।